अगर मैं आपको कहूंगा पूरी दुनिया में जरा एक मर्तबा नजर दौड़ाएं तो आपको हर जगह लड़ाई दंगे फसाद ही नजर आएंगे। जैसे कि आप इसराइल और फलस्तीन को देख लें, रशिया और यूक्रेन, चाइना, ताइवान और इसके अलावा और भी बहुत। और ये सारे इशू मिलकर वर्ल्ड वॉर 3 की वाइब्स देते हैं, क्योंकि जब भी किसी दो कंट्रीज के दरमियान वॉर डिक्लेयर होती है तो उसका इफेक्ट सिर्फ बाउंड्रीज तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में जाता है। जैसे कि हिंदूज के गुरु श्री श्री रविशंकर ने इसराइल और फलस्तीन के इशू को वर्ल्ड वॉर 3 के साथ लिंक किया है और कहा है कि इससे पहले दुनिया में 13 कॉन्फ्लिक्ट थे और ये 14th है, और हर कॉन्फ्लिक्ट में कॉमन और इनोसेंट पीपल्स ही पिसते हैं। रॉबर्ट कियोस्की ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है, और ट्रंप का कहना था कि वर्ल्ड वॉर 3 के हम बहुत करीब हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो पूरी दुनिया इससे बहुत नुकसान उठाएगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक वेपन्स बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। आखिर क्या है ये वर्ल्ड वॉर 3 जिसकी प्रेडिक्शन सैकड़ों सालों से हो चुकी है, और वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूक्लियर बॉम्ब चलने के कितने खदशात हैं, और क्या इसराइल और फलस्तीन वॉर से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लास्ट तक लाजमी बने रहे। मैं मोहम्मद अकमल अली इस्लाम फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर 1 वर्ल्ड वॉर 3 क्या है? सिंपली कहें तो वर्ल्ड वॉर में दुनिया 2 ब्लॉक्स में बढ़ जाएगी और फिर इनके दरमियान होगी एक भयंकर जंग। मोस्ट प्रोबेबली इनमें से एक ब्लॉक मुस्लिम्स का और दूसरा गैर मुस्लिम्स का होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये आप लोगों को आगे जाकर समझ लग जाएगा। तो प्रेडिक्शन के मुताबिक ये वॉर 6 साल तक चलेगी, और एल्बर्ट आइंस्टाइन का इस पर कहना था कि मैं ये तो नहीं जानता कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 के बाद वर्ल्ड वॉर 4 हुई तो लोग पत्थरों और भालों से लड़ेंगे। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 इतनी भयानक, इतनी खतरनाक होगी कि पूरी रूए जमीन पर कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय पत्थरों और लकड़ियों के। और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर न्यूक्लियर बॉम्ब है। चैप्टर 2 आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब से कितनी तबाही हो सकती है? हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले न्यूक्लियर ब्लास्ट हमारे लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली तबाही की एग्जाम्पल हैं। और अगर इस दफा न्यूक्लियर वार हुई तो सब खत्म। व्हाई? बिकॉज एट दिस मोमेंट 9 मुल्कों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब, और एस्टिमेटेड 15,000 न्यूक्लियर बॉम्ब इन कंट्रीज के पास हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग ये लिस्ट पढ़ सकते हैं। और 1945 में अमेरिका ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और उसके बाद आज तक 2475 न्यूक्लियर अलग अलग टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 85% सिर्फ अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत यूनियन ने किए। और 6 अगस्त 1947 को जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिससे 1 लाख लोग मारे गए, और आने वाले कई सालों तक वहां रहने वाले और न्यू पैदा होने वाले कैंसर जैसी बीमारी का सामना करते रहे। एंड यू नो बट यहाँ हैरत वाली बात क्या है कि उस बॉम्ब का यूरेनियम सिर्फ 1.3% ही यूटिलाइज हुआ। सोचिए अगर सारा यूरेनियम यूटिलाइज हो जाता तो कितने और लाखों लोगों की मौत वाकया हो जाती। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है, क्योंकि अब 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और उस वक्त सिर्फ अमेरिका ऐसा था जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे। और अब सिर्फ अगर किसी एक मुल्क ने भी न्यूक्लियर अटैक किया तो बाकी खामोश नहीं रहेंगे। और जो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया वो सिर्फ 15 केजी का था, जिसने मिनटों में पूरे शहर को मलियामेट कर दिया। और नागासाकी पर फैट मैन नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, और इस बॉम्ब के ब्लास्ट के नतीजे में एक मशरूम शक्ल का क्लाउड बनता है, और इस ब्लास्ट के नतीजे में ये क्लाउड माउंटेन एवरेस्ट से भी ऊंचा था। ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका का न्यू B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय से 60 गुना ज्यादा पावरफुल है। और 1961 में रशिया ने तसार बोम्बा नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिससे पूरी दुनिया हिलकर रह गई। और ये आज तक का सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट था, जिसकी पावर 50 मेगाटन्स थी, और इसकी शॉक वेव्स 3 मरतबा पूरी दुनिया में महसूस की गई, और हजारों दूर फिनलैंड और नॉर्वे के घरों की खिड़कियां तक टूट गईं। और ये अमेरिका के लिटिल बॉय से 3000 गुना ज्यादा पावरफुल था। ये तो बात 1961 की है। सोचे आज रशिया कितना ज्यादा एडवांस हो गया वेपन्स के मामले में। इस जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, वहां 1 सेकंड से पहले टेम्परेचर सूरज के सरफेस से भी ज्यादा हो जाएगा। तो उसके 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर कोई चीज भी नहीं बचेगी, और हर चीज राख बनकर हवा में उड़ जाएगी, सब कुछ तबाह होकर रह जाएगा। और यही नहीं, आने वाले कई सालों तक वहां जिंदगी सरवाइव करना नामुमकिन सा होगा। कई सालों तक पीने का पानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इंसानों और जानवरों तक में
कैंसर आम हो जाएगा और जमीन से फसलें तो क्या घास तक भी नहीं उगेगा और न्यूक्लियर बॉम्ब से बनने वाला धुआं हवा में ही स्टक होकर रह जाएगा और जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक बहुत कम मिकदार में पहुंचेगी। जमीन पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा और हर जगह पर बर्फबारी नजर आएगी। खैर न्यूक्लियर बॉम्ब पर तो और भी बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन इससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चैप्टर 3, इसराइल और फलस्तीन वॉर क्या वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगी? इसराइल ऑलरेडी गजा के साथ वॉर में है और दूसरी तरफ लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला ने भी अपना एंड इसराइल की तरफ खोल दिया है। और तीसरा, इसराइल ने खुद सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स को मिसाइल अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब सीरिया भी इस वॉर में कूद पड़ा है। और हिजबुल्ला ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर इसराइल ने गजा पर जमीनी अटैक किया तो हम यहां से इसराइल पर अटैक कर देंगे और हम इसराइल को हराने की ताकत रखते हैं, जैसे कि 1982 की जंग में हमने इसराइल को हराया था और हम इस वक्त तक लड़ने की ताकत रखते हैं कि जब तक इसराइल का कब्जा हम फलस्तीन से छुड़वा न लें। और हमारे पास कम से कम 1 लाख से 2 लाख तक सोल्जर बिल्कुल रेडी बैठे हैं। और जवाबन इसराइल का भी कहना था कि अगर हिजबुल्ला ने हम पर अटैक किया तो हम लिबनान, सीरिया और ईरान पर भी हमला कर देंगे, जो कि इनका मास्टरमाइंड है, जहां से इनको फंडिंग होती है। अगर इसराइल ने जमीनी हमला गजा पर कर दिया और वहां से हिजबुल्ला ने इसराइल पर अटैक कर दिया और जवाबन इसराइल ने लिबनान, सीरिया और ईरान पर हमला कर दिया, फिर इसके नतीजे में तुर्की, जॉर्डन और इजिप्ट को इस वार में आना ही होगा। और अगर ये सारी कंट्रीज ने इसराइल के खिलाफ हमला बोल दिया तो फिर इसराइल के बेस्ट फ्रेंड यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज और नेटो में जितनी कंट्रीज हैं वो इसराइल की हिमायत करने लाजमी आएंगे। तो लाजमी बात है कि रशिया भी फलस्तीन की साइड से आएगा, क्योंकि उसका ओपोनेंट अमेरिका इसराइल की साइड से पार्टिसिपेट कर रहा होगा और रशिया का बेस्ट फ्रेंड चाइना अपने दोस्त की हिमायत करने लाजमी फिर इस वॉर में कूदेगा। और फिर यहाँ पर अरब कंट्री और इसके अलावा और जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जितनी और 57 के करीब मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सब भी वार में कूदेंगे और लाजमी बात है ये अपने मुस्लिम भाई फलस्तीन की तरफ से ही कूदेंगे। इस तरह पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में बढ़ जाएगी। तो फिर इन 2 ब्लॉक्स के दरमियान एक जबरदस्त खतरनाक किस्म की वॉर होगी और उसको वर्ल्ड वॉर कहेंगे। दुनिया इसको वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से जानेगी। आखिर ये इतना बड़ा इशू क्रिएट कैसे हुआ जानते हैं। हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फ्रीडम फाइटर है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। माशाल्लाह सभी अकलमंद है। आपका क्या ख्याल है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फ्रीडम फाइटर है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बात मार्केट में बहुत इन है, शायद आपने भी सुनी हो, कि इसराइल की एक पुरानी स्ट्रेटजी है कि पहले धमकाओ, डराओ और उकसाओ और फिर अगला जब रिएक्ट करे तो फिर उस पर हमला करके उसकी जमीनें छीन लो। अलबत्ता ये बात तो पुरानी होगी। वैसे भी फलस्तीनियों का खून कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसराइल का तो हक है कि वो फलस्तीनियों का खून आए रोज बहाए। मुद्दे की बात पर आते हैं कि इस दफा जब हमास ने 5000 रॉकेट इसराइल पर फायर किए तो सब लोग ही इसराइल की हमदर्दी को आ गए और इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे हमसाया दोस्त इंडिया का था। इंडिया से नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की कि हम इसराइल पर हुए इस अटैक पर गमजदा हैं और इसराइल की इस मुश्किल वक्त में हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे बातें क्लियर हुई, तमाम कंट्रीज का मौकिफ आया और तमाम कंट्रीज ने अपना अपना स्टैंड लेना शुरू किया, तो सब खबरें जब खुलकर आई तो इंडिया भी एक कदम पीछे हट गया और इंडिया ने फिर स्टेटमेंट दी कि हम आजाद फलस्तीन के साथ हैं। असल में तो ये बात हैरत में डाले हुए है कि इसराइल की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस मोसाद क्या कर रही थी जब इतना बड़ा अटैक हुआ, उसको क्यों नहीं पता चला? क्योंकि बाहियात वक्त हमास ने हवाई, बहरी और जमीनी हमले किए और मोसाद को भनक तक न लगी। हालांकि गजा इसराइल के लिए मोस्ट क्रिपी एरिया है और इसराइल ने पूरे गजा और इसराइल के दरमियान बॉर्डर लाइन पर सीसीटीवी सिस्टम लगा रखा है, जिससे 24 घंटे इसराइल के बॉर्डर पर नजर रखी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों कि ये सब कुछ इग्नोर हो गया? इसराइल का आयरन डूम सिस्टम भी फेल हो गया। अब इसके पीछे लोगों की 2 परसेप्शन है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसराइल इस वक्त वेस्टर्न बैंक्स पर रेड्स करने में लगा हुआ था, जिसका फायदा हमास ने उठाते हुए इसराइल पर हमला बोल दिया। और दूसरा परसेप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोगों का कहना है कि ये इसराइल की एक स्ट्रेटजी है। इसराइल जानते बूझते हुए भी अपने आप पर हमला होने दिया, क्योंकि गजा इसराइल की आंख में काफी देर से चुभ रहा था और इसराइल गजा पर अपनी इन्वेजन चाहता था और ये इन्वेजन बगैर किसी हमले से तो होने वाली नहीं थी। तो इसराइल ने इसलिए जानते बूझते अपने आप पर हमला होने दिया ताकि इसराइल को एक ब्लैंक चेक मिल जाए और इसराइल जवाबी कार्रवाई में गजा को इन्वेड कर ले। खैर इस वक्त मार्केट में सिर्फ एक तरफा न्यूज चल रही है और वो इसराइल साइड की, क्योंकि इसराइल ने गजा पर इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वाटर, इंटरनेट सब सर्विसेज बंद कर रखी हैं, जिनको
इसराइल कंट्रोल करता था और गजा के अंदर से कोई खबर तक नहीं आ रही। खैर इस बात का तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सी खबर झूठी है और कौन सी सच्ची है, इसलिए देख और सोच समझ के किसी बात पर भी अपनी परसेप्शन बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। अगर नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें और लाजमी वीडियो को एक मरतबा तो कम से कम शेयर कर दिया करें, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं होता लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।